ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, बेहतर भविष्य के लिए आपदा रोधी अवसंरचना में निवेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पूर्व सलाहकार तृप्ति पारुले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्र। श्रोताओं नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज हम बेहतर भविष्य के लिए आपदा रोधी अवसंरचना में निवेश इसी विषय पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त तृप्ति पारुले। ये एनडीएमए की पूर्व सलाहकार रही हैं। तृप्ति जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपदा रोधी जो अवसंरचनाएं हैं वो क्या हैं और इसमें निवेश किस तरह व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लोगों की बेहतर भविष्य की एक कहानी कह सकता है। इसमें बहुत सारे निवेश अभी कर रहे हैं। भारत देश तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ काम कर रहा है। सरकारी तौर पर तो हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। 2019 से हमने इसमें समूह बनाया है जिसमें हमने करीबन 39 देशों का एक समूह बनाया है और उसके साथ हम मिल करके बहुत सारी चीजों पर, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी लोग इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि वो किस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ किस तरह के प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है या वो साइक्लोन पीड़ित है या वो जैसे पहाड़ के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा हर तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो उस तरह से अगर लोग भी इस चीज को समझ करके और उसके बाद सरकारी एजेंसीज की मदद ले करके या और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है, उनका मदद लेके उस तरह से अगर अपने आप को तैयार करें या अपने जगहों को जो भी वो कुछ बना रहे हैं, अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उस चीजों को उस तरह से अगर करें तो बहुत ही सही होगा। फिर हम बहुत अच्छे से आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए हम अपने आपको तैयार कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी तैयार कर सकते हैं। और इसी को लेकर के अभी हमने देखा कि जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ, इसमें मुख्य रूप से क्या बातें हुई, इसमें क्या मकसद था और किन बातों पे इसमें जोर दिया गया? इस सम्मेलन में भी इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है कि किस तरह से हम लोगों के समूह को और एक उस समूह को बना करके किस तरह से, और बाकी बहुत सारे जो भी देश इसमें सम्मिलित हैं, बहुत सारे जो बाहर के जो एजेंसियां इसमें सम्मिलित हैं, उस चीज को एक साथ ला करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, कितना ज्यादा हम आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित बना सकते हैं, इसी के ऊपर में काम किया जा रहा है। तो अभी ही ये 6ठा सम्मेलन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी खत्म हुआ है। इन्हीं चीजों पर, बस यही समूह के ऊपर और इन्हीं चीजों के ऊपर कि कैसे भविष्य को और सुरक्षित बना सकते हैं, इसी के ऊपर बात हुई है। और किस तरह से हम और ज्यादा अपने लेसन्स को, अपने जो हमने देखा है जी, जो सीखा है, जो अपने पास्ट में जो हमने सीखा है, जो हो चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है और जिस समय में जितना हमने नुकसान सहा है, उससे चीज से हमने जो अपना सीखा है, उस चीज को हम लेके आगे कैसे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, इसी के ऊपर खास तौर पर फोकस किया गया है। ये आपदाओं को अक्सर कई बार क्या होता है कि मौद्रिक के रूप में मापा जाता है, देखा जाता है, लेकिन उसका जो वास्तविक प्रभाव है वो व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका एक तो बड़ी बात यह है कि जब कोई आपदा आती है तो उसके बाद उसका पुनर्निर्माण का काम हो, फिर जो तमाम जो चीजें हैं उसको फिर पटरी पे लाना, तो इसको लेकर के कैसे कैसे क्या काम होते हैं, क्या उसकी रूपरेखा होती है? जैसा कि आपने कहा कि आपदाओं में बहुत लंबे समय तक कोई अगर एक आपदा कहीं आती है, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे वो अर्थक्वेक आए, जो भी चीजें आती हैं, तो उससे बहुत समय तक लोगों के ऊपर एक जहन में बैठ जाती है, एक डर बैठ जाता है, एक घबराहट बैठ जाती है, कई सारी चीजों को लेकर के उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है उस जगह में, उस क्षेत्र में। तो उस चीज के ऊपर हमारा काम करने का फोकस ही, मुझे लगता है, CDRI जो एजेंसी बनाई गई है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसका ये काम ही मेजरली फोकस ही उसी चीज के ऊपर है कि हम कैसे इकोनॉमिक लॉस को और कैसे पर्सनल लॉस के ऊपर में काम करें और किस तरह से हम पॉलिसी फ्रेमवर्क उस तरह से बना करके आने वाले समय को हम ज्यादा सुरक्षित बनाएं। इसी के ऊपर मेनली काम हो रहा है। इसलिए इकोलॉजी, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, ना कि केवल सिर्फ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। जी, जैसे कि आपने सोशल की बात की, तो इसमें एक भावनात्मक रूप से भी जब आपदा आती है तो लोग बड़े कमजोर पड़ जाते हैं, लोग बड़े अकेले हो जाते हैं। तो तमाम चीजों के उपाय के अलावा क्या इस ओर भी ध्यान रहता है इनका?
बिल्कुल आता है। तो जैसे कि अगर गांव में कहीं पर भी आपदा, जैसे अगर आप बाढ़ पीड़ित वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जहाँ पे भी बाढ़ आती है अधिकतम वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो गांव के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो उस तरह के लोग हैं जिनको भी हर साल उस बाढ़ को झेलना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी उनके लिए चुनौती आती है कि वो अपने बच्चों से भी पहले वो अपने मवेशियों को कैसे बचाएं। क्योंकि अगर उनके मवेशियों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो उस चीज को लेकर के वो पूरे बाकी के समय तक वो रह जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उदास रह जाते हैं और बहुत नुकसान उनका हो जाता है। तो उस चीज को तो हमारा भी उसके ऊपर बहुत फोकस रहा है, हमेशा से फोकस रहा है। जब बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, फाइलिन आया था, बहुत ही बड़ा साइक्लोन था वो, उड़ीसा का सेकंड सबसे बड़ा साइक्लोन आया था 2013 की ये बात है। तो उस समय जब अक्टूबर में आया था ये, और जब वो फाइलिन आया था उस वक्त भी हमारा यही फोकस था कि हम कैसे कम्युनिटी को तो बचाएं ही बचाएं लोगों को, लेकिन लोग के साथ उनके मवेशियों को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार कर रखा था, हमने जो सारी ट्रेनिंग दे रखी थी, उसका बड़ा फायदा हुआ और उसके कारण वहाँ मवेशियों का नुकसान बहुत कम हुआ था। तो इसके कारण वो जो आपदा के बाद जो सोशल जो एक उस तरह से जो उदासी छा जाती है या उस तरह से जो रिकवरी में समय लगता है, क्योंकि उनका नुकसान जो पर्सनल नुकसान जो होता है उस चीज के ऊपर चूंकि हमने काम किया था, तो इसलिए हमारी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई थी वहाँ पर। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जिसका कि पहले से पता नहीं होता, लेकिन कुछ का अनुमान लग जाता है, तो इसको लेकर तैयारी कैसे की जाती है? जी, तो जैसे कि पहाड़ों में जैसे कि क्लाउड बर्स्ट की आपदाएं आती हैं, मतलब अचानक से बादल फटने वाली बात जो होती है, तो जो बादल फटने की बात है, जो अचानक से बारिश की बात है, जो अर्थक्वेक जो पहाड़ों में आ जाता है अचानक से, और वहाँ जो नुकसान होती है, तो वो उस चीज को हम पहले से बहुत ज्यादा हम कुछ तैयारी सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएं, हम अपने अलग अलग तरीके से चीजों को बनाएं, अपने एनवायरनमेंट को बहुत फोकस रखें और उस चीज को तैयारी में रखें कि एनवायरनमेंट हम बढ़िया करें ताकि हम उस चीज को झेल सके। लेकिन इन चीजों का कुछ पता नहीं होता है कि कब आएगा। जी हाँ। तो हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर इस तरह से काम करते हैं कि हम पहले से उस तरह से मेंटली लोगों को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपनी चीजों को बचाना है, किस चीज को आपको पहले प्रायोरिटी देना है। अगर ऐसा कोई आ जाए, तो अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो हम कैसे, किस चीज को पहले आप कैसे बचें या बचाएं या जो भी करें, और उसके बाद हम बाकी की चीजों पर उनको काम करने को सिखाते हैं। जी हाँ, जैसे कि इसमें कुल जो है 39 देश हैं और 7 संगठनों का ये पूरा एक वैश्विक गठबंधन है। जी जी। तो ये आपस में जैसे कि कभी हमारे देश के अंदर और देश के बाहर अक्सर जो आपदाएं आती हैं, तो ये मिलजुल कर किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका तालमेल रहता है? तो जैसे जापान में बहुत बड़ा सा 2010 की बात है, तो जापान में काफी बड़ी सुनामी आई थी और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ था, लोगों का जान माल सब चीजों का नुकसान हुआ था। तो उसमें हमारी चूंकि एनडीआरएफ की टीम, और ये वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी लीकेज की भी बात आ गई थी, तो हमारी एनडीआरएफ की एक टीम है, एक यूनिट है, एक दस्ता है नेशनल डिजास्टर फोर्स का, तो वो स्पेशलिस्ट हैं इन चीजों पे काम करने के लिए। तो वो वहाँ जापान गए थे और उन लोगों ने जैसे वहाँ पर जा करके वहाँ के सरकारों को मदद की थी, तो उसी तरीके से हम एक्सचेंज प्रोग्राम में आपस में हम काम करते हैं कई सारे देशों के साथ मिल करके। तो अभी भी हम करेंगे, आगे भी हम करते रहेंगे, और मुझे यकीन है कि इस तरह से करने पर कहाँ से कोई स्पेशलिटी और कोई स्पेशलिस्ट और इस तरह से आ करके तो काफी मदद हो जाता है। इसी तरह से करके जैसे हम जाके किसी देश में मदद कर रहे हैं, तो हमें भी जब जरूरत पड़ती है तो हम भी मदद लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह से आगे बढ़ता है और सीख मिलती है और फिर हम आगे भविष्य के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, ये हमने देखा है और जाहिर तौर पे ये बात भी है कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो पूरी तरह एक इलाका पूरा जो है उसमें पूरा उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, घर नष्ट हो जाते हैं, हजारों से लोग बेघर हो जाते हैं, तो पानी और सीवेज की जो प्रणालियां हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो और लोगों का स्वास्थ्य पे इसका पूरा खतरा दिखता है। तो ऐसी स्थितियों में पुनर्निर्माण की बात है और फिर जो नए बुनियादी ढांचे हैं उस पर भी बात की जाती है। तो इन चीजों को देख करके इस पे जो निवेश है, जो काम है, वो कितने महत्वपूर्ण है? आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मतलब आप ये देखें ना देखें कि आपने पेंट कौन सा घर में लगाया है, लेकिन आपको ये जरूर देखना पड़ जाएगा कि आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे बचने के लिए आपने अपने घर को, अपने संसाधन को ठीक तरीके से बनाया है या नहीं। ये बहुत आगे भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो जाएगी ये। तो हम इसके बगैर फिर शायद हम भविष्य में कि इसको अनदेखा नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम कर रहे हैं, अभी तो हम फिर भी प्रकृति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकृति के ऊपर डिपेंड होकर के और हम चीजों को फिर भी थोड़ा कर रहे हैं अनदेखा, बट हम शायद भविष्य में इन चीजों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी चीज हो जाएगा। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है, उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ उदाहरण भी दिए गए, जैसे कि डोमिनिका में जो काम हुए, पापुआ न्यू गिनी की बात